10:02 AM आपने अपने फोन पे एक स्टॉक का बाय ऑर्डर प्लेस किया। 2 सेकंड बाद स्क्रीन पे दिखा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। अगले बिजनेस डे वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। सिंपल लगा, लेकिन इन 2 सेकंड के अंदर और उस नेक्स्ट बिजनेस डे तक मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं। आपका ब्रोकर, एक्सचेंज, क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी, हर एक का अपना स्पेसिफिक रोल है। In this video, let's understand the full trade execution journey in detail. क्योंकि एक ट्रेडर के लिए ये समझना कि उसका ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है उतना ही ज़रूरी है जितना एनालाइज करना कि क्या बाय करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के प्रोसेस में 5 की एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं। पहले इन्हें एक नज़र देख लेते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। आपके ऑर्डर की जर्नी लेफ्ट से राइट जाती है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ब्रोकर उसे एक्सचेंज तक पहुंचाता है, एक्सचेंज मैच करता है, क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट इंश्योर करते हैं और डिपॉजिटरी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करता है। अब हर एक को डिटेल में समझते हैं। लेट्स से आप एक स्टॉक बाय करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर में क्या क्या होता है? स्टॉक का नाम, कितने शेयर्स चाहिए यानी क्वांटिटी, किस प्राइस पे चाहिए और ऑर्डर टाइप क्या है। ऑर्डर टाइप्स के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए 2 बेसिक टाइप्स समझ लेते हैं। मार्केट ऑर्डर, जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस हो उस पे एग्जीक्यूट कर दो। स्पीड मिलती है लेकिन एग्जैक्ट प्राइस कंट्रोल नहीं होता। लिमिट ऑर्डर, सिर्फ इस प्राइस पे या इससे बेटर पे एग्जीक्यूट करो। प्राइस कंट्रोल मिलता है लेकिन ऑर्डर पेंडिंग रह सकता है। ऑर्डर सबमिट करने के बाद ये आपके ब्रोकर के सर्वर पे पहुंचता है। ब्रोकर पहले चेक करता है आपके अकाउंट में रिक्वायर्ड फंड्स हैं या नहीं। अगर सब ठीक है, ब्रोकर ये ऑर्डर एक्सचेंज को फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ आपके ब्रोकर का रोल ट्रेडिंग मेंबर का है। उसके पास एक्सचेंज पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का ऑथराइजेशन होता है। अब आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे पहुंच गया। एक्सचेंज का काम है आपके बाय ऑर्डर को किसी सेलर के सेल ऑर्डर के साथ मैच करना। ये काम एक्सचेंज का एक सिस्टम करता है जिसे ऑर्डर बुक कहा जाता है। ऑर्डर बुक एक कंटिन्यूअसली अपडेटिंग रिकॉर्ड है जिसमें मार्केट में आए हुए सारे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स और सारे पेंडिंग सेल ऑर्डर्स स्टोर होते हैं, हर प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उसके साथ। जब आप एक बाय ऑर्डर लगाते हैं, सिस्टम ऑर्डर बुक में देखता है कोई मैचिंग सेल ऑर्डर है या नहीं। जैसे ही मैच मिलता है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेफ्ट साइड पे बाय ऑर्डर्स हैं और राइट साइड पे सेल ऑर्डर्स और हर प्राइस लेवल के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। बाय साइड में सबसे ऊपर जो प्राइस है 1500 रुपीज, वो है बेस्ट बिड, मतलब सबसे हाई प्राइस जो कोई बायर देने के लिए रेडी है। सेल साइड पे सबसे कम प्राइस 1501 रुपीज, वो है बेस्ट आस्क, मतलब सबसे कम प्राइस जो कोई सेलर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इन दोनों प्राइसेस के बीच का गैप जो इस एग्जाम्पल में 1 रुपी है, उसको बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। ये स्प्रेड एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। छोटा स्प्रेड मतलब स्टॉक लिक्विड है, मतलब बायर्स और सेलर्स करीब करीब सेम प्राइस पे मीट हो रहे हैं। बड़ा स्प्रेड मतलब स्टॉक में कम एक्टिविटी है, बायर्स और सेलर्स की एक्सपेक्टेड प्राइसेस में काफी अंतर है। आपने अगर मार्केट ऑर्डर लगाया, आपका ऑर्डर इमीडिएटली बेस्ट अवेलेबल आस्क पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ 1501 रुपीज पे। अगर लिमिट ऑर्डर लगाया 1500 रुपीज पे, आपका ऑर्डर बाय क्यू में बैठेगा और एग्जीक्यूट तभी होगा जब कोई सेलर 1500 रुपीज पे बेचने के लिए रेडी हो। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सीधा मैचिंग से कनेक्ट होता है, स्लिपेज। ये तब होता है जब आपका ऑर्डर साइज इतना बड़ा है कि एक ही प्राइस लेवल पे पूरा फिल नहीं हो पाता। ऐसे केस में सिस्टम ऑर्डर बुक के मल्टीपल लेवल से शेयर्स पिक करता है और आपका एवरेज एग्जीक्यूशन प्राइस बेस्ट अवेलेबल प्राइस से थोड़ा अलग आ जाता है। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं।
मान लो एक स्टॉक के ऑर्डर बुक में 100 रुपीज पे 50 शेयर्स अवेलेबल हैं और 101 रुपीज पे 100 शेयर्स। आपने मार्केट ऑर्डर लगाया 120 शेयर्स का। सिस्टम पहले 100 रुपीज वाले 50 शेयर्स एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन 70 शेयर्स अभी भी बाकी हैं। सिस्टम अगले लेवल पे जाता है और 70 शेयर्स 101 रुपीज पे एग्जीक्यूट करता है। आपका एवरेज प्राइस आता है 100.58 रुपीज। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 रुपीज, एक्चुअल आया 100.58 रुपीज। ये 0.58 रुपीज का डिफरेंस स्लिपेज है। स्लिपेज ज्यादा तब होती है जब स्टॉक में एक्टिविटी कम है, बड़ा बिड आस्क स्प्रेड और पेंडिंग ऑर्डर्स कम, या जब आपका ऑर्डर साइज स्टॉक की टिपिकल लिक्विडिटी से बड़ा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में स्लिपेज टिपिकली छोटी होती है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये ज्यादा हो सकती है। ये मार्केट का नेचुरल स्ट्रक्चर है, इसे जानना जरूरी है ताकि आपके एग्जीक्यूशन का बिहेवियर आपको समझ में आए। ट्रेड मैच हो गया एक्सचेंज पे, अब क्लियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ दो एंटिटीज काम करती हैं और इनके रोल समझना जरूरी है। पहला, क्लियरिंग मेंबर। क्लियरिंग मेंबर वो एंटिटी होती है जो आपके ब्रोकर की तरफ से क्लियरिंग और सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कई केसेस में आपका ब्रोकर खुद भी क्लियरिंग मेंबर होता है, मतलब ब्रोकर डुअल रोल प्ले करता है, ट्रेडिंग मेंबर भी और क्लियरिंग मेंबर भी। और कई केसेस में ब्रोकर एक अलग क्लियरिंग मेंबर यूज करता है जो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड होता है स्पेसिफिकली क्लियरिंग सर्विसेज के लिए। क्लियरिंग मेंबर का काम ट्रेड डिटेल्स कलेक्ट करना, क्लाइंट पोजीशंस ट्रैक करना, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मैनेज करना और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि सेटलमेंट स्मूथली हो। दूसरा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एनएसई के लिए एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड या एनसीएल, जो पहले एनएससीसीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहलाता था। बीएसई के लिए आईसीसीएल यानी इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोनों होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं रिस्पेक्टिव एक्सचेंजेस के। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल क्रिटिकल है। ये ट्रेड के सेटलमेंट की गारंटी देती है, मतलब अगर किसी एक पार्टी में कोई डिफॉल्ट हो भी जाए, दूसरी पार्टी को कोई लॉस नहीं होगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटर की तरह काम करता है। यही वजह है कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स में काउंटर पार्टी रिस्क वर्चुअली जीरो है। अब फाइनल स्टेप, सेटलमेंट। यहाँ एक्चुअली शेयर्स और पैसा एक्सचेंज होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सुपरविजन में। इंडिया में इक्विटी सेटलमेंट T+1 बेसिस पे होता है। यहाँ T मतलब ट्रेड डे और T+1 मतलब ट्रेड के अगले बिजनेस डे पे सेटलमेंट कंप्लीट। जनवरी 2023 से ये फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है अक्रॉस ऑल स्टॉक्स। पहले T+2 था, अब T+1 है, जो ग्लोबली सबसे फास्ट सेटलमेंट साइकिल्स में से एक है। इसका मतलब T डे पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में पोजीशन के रूप में दिखते हैं। T+1 पे जब सेटलमेंट कंप्लीट होता है, ये पोजीशन डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब शेयर्स ऑफिशियली आपके नाम पे सेटल हो गए। ये फाइनल क्रेडिट करता है डिपॉजिटरी NSDL या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आपका ब्रोकर अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या DP के थ्रू आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन करता है और शेयर्स वहां क्रेडिट होते हैं। हर ट्रेडिंग डे के एंड में आपका ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है। ये आपके उस दिन के सारे ट्रेड्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इसमें ट्रेड डिटेल्स, चार्जेस ब्रेकअप जैसे ब्रोकरेज, टैक्सेस, एक्सचेंज चार्जेस सब कुछ लिस्टेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सेव करके रखिए, टैक्स फाइलिंग के वक्त काम आता है और अगर कभी कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो ये प्रूफ है। तो पूरी जर्नी समराइज करते हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया अपने ब्रोकर यानी ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू। ब्रोकर ने फंड्स चेक किया और ऑर्डर एक्सचेंज को फॉरवर्ड किया। एक्सचेंज के मैचिंग इंजन ने बायर और सेलर मैच किए। क्लियरिंग मेंबर ने पोजीशंस और मार्जिन्स ट्रैक किए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने ट्रेड की सेटलमेंट गारंटी दी और नेक्स्ट बिजनेस डे डिपॉजिटरी ने आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट किए और पोजीशन डिलीवरी में कन्वर्ट हुई। ये पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली, सिक्योरली और एफिशिएंटली काम करता है। आपके लिए ये 2 सेकंड का काम है।
बैकएंड में ये मल्टी एंटिटी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जो सेबी की सुपरविजन में चलता है। इस वीडियो में हमने मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर ब्रीफली टच किया, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप्स हैं जो हर एक्टिव ट्रेडर को समझने चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर और मार्केट डेप्थ कैसे रीड करें। अब नेक्स्ट वीडियो में ये सब डिटेल में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स या हम आगे क्या कवर करें, और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.